नमस्कार साथियों, कैसे आप सब क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पाचन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा जो लेक्चर है वो है परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमन एंड प्लांट में। हमारे जो पोषक तत्व होते हैं शरीर में, इनकी आवाजाही को परिवहन तंत्र कहते हैं। जो हमारे मनुष्य शरीर का परिवहन तंत्र है, इसका जो मुख्य भाग है, एक ब्लड और प्लाज्मा के माध्यम से शरीर में पोषक तत्व का परिवहन किया जाता है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आपका हर दोस्त जो क्लास 10 में और बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी करना चाहता है वो वीडियो उसके तक पहुंचे। तो इसके पहले हमने पोषक तंत्र, श्वसन तंत्र, आज हमारा है परिवहन तंत्र। तो बिना देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ह्यूमन का मुख्य भाग है परिवहन तंत्र का, वो हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है और रक्त में हमारे पोषक तत्व को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक, विभिन्न पार्ट तक रक्त को पहुंचाया जाता है। तो मानव हृदय मुख्य है। उसके बाद हमारा रक्त है। रक्त क्या है, पोषक तत्व किसमें हो जाएंगे, रक्त में। रक्त का आवाजाही से हमारा क्या होगा, परिवहन होगा। रक्त वाहिकाएं होंगे, यानी जिसे नसें बोलते हैं। फिर पौधों में बात की जाए, पौधों में जाइलम होता है, फ्लोएम होता है और मोरोम होता है। जाइलम से जमीन से पानी मतलब पोषक तत्व ऊपर जाते हैं और फ्लोएम से जो ऊपरी भाग है, तने हैं, पत्ते हैं, उसमें पहुंचता है। मूलरोम हमारी जड़ है। तो इन सब पौधों की बात करें या मनुष्यों की बात करें, दोनों की बात चर्चा आज क्लास में करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, अगर ऐसे पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में जाइए, इसी नाम से है, वहां से जाके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दी जाएगी। चलिए, वाहन या परिसंचरण तंत्र क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आखिर है क्या। जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो जैसे एक शहर से दूसरे शहर हम लोग क्या करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, सामान को आवाजाही होती है, तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट। लेकिन यहाँ शरीर में जो ट्रांसपोर्ट होगा वो एक अंग से दूसरे अंग हमारे पोषक तत्व को पहुंचाया जाएगा। एक अंग से दूसरे अंग तक पोषक तत्व को पहुंचाने की क्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। वाहन या परिसंचरण तंत्र देखते हैं। चलिए, शरीर के एक भाग से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर के एक भाग से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के दूसरे अंगों, कोशिकाओं तक पहुंचाना वाहन या परिसंचरण तंत्र कहलाता है। यानी जो यहाँ हमारे शरीर में जो चीज पहुंचाना होगा वो ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। श्वसन में हमने बता दिया पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये सब पोषक तत्व। और उत्सर्जित पदार्थ जैसे हमारे उत्सर्जित पदार्थ जो हमारे शरीर से बाहर निकलने का अनिवार्य है, शरीर को एक दूसरे अंगों तक पहुंचाना हमारा क्या कहलाता है, परिवहन। दूसरे अंगों या कोशिकाओं तक पहुंचाना हमारा क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। मानव में परिवहन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। इसमें क्या है कि ये तो सभी के लिए हो गया, जो हमारे हैं ये वाहन, परिसंचरण, पौधों और मनुष्यों दोनों के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन अब मानव, पहला हमारा क्या है, मानव में वाहन, ट्रांसपोर्टेशन इन मानव, ह्यूमन्स। मानव में मुख्य परिसंचरण माध्यम रुधिर है। मानव का मुख्य परिसंचरण माध्यम क्या है, रुधिर है। रुधिर के माध्यम से हमारे पोषक तत्व का आवाजाही शरीर में बना रहता है। रुधिर एक हल्का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। रुधिर एक हल्का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। तो रुधिर कैसा होता है, क्षारीय पदार्थ होता है, जिससे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, जिससे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिससे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। ये जो ऊतक है किसमें, तरल के रूप में, लिक्विड के रूप में। रंग अशुद्ध रुधिर का रंग थोड़ा गहरा होता है। जो अशुद्ध रुधिर होगा उसका रंग थोड़ा गहरा होता है, लेकिन ऑक्सीजन मिलने के बाद होमोग्लोबिन के कारण यह चमकदार लाल दिखाई देता है। जो अशुद्ध रक्त होगा वो क्या होगा, हमारा थोड़ा गहरा होता है, लेकिन ऑक्सीजन मिलने के बाद, ग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन मिलने के बाद
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनता है, ऑक्सीजन मिलने के बाद होमोग्लोबिन के कार्य या चमकदार और लाल दिखाई देता है। तो रक्त हमारा लाल क्यों दिखाई देता है, उसका आंसर करेक्ट है होमोग्लोबिन के कारण। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है हमारा रक्त लाल क्यों दिखाई देता है, होमोग्लोबिन के कार्य लाल दिखाई देता है और चमकदार दिखाई देता है। और जो अशुद्ध होगा वो गाढ़ दिखेगा। ये है रुधिर के प्रमुख भाग। रुधिर के हमारे प्रमुख भाग क्या है, रुधिर के दो प्रमुख भाग, पहला है प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कणिकाएं। पहला क्या है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिर कणिकाएं। हमारे इसके दो भाग हैं, कौन कौन से दो भाग होते हैं। पहला जो होता है, पहला हमारा है प्लाज्मा, प्लाज्मा। दूसरा है हमारा रुधिर कणिकाएं, दूसरा हमारा क्या है रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं ये हमारे दो भाग होते हैं। रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं भी दो प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी एक डब्ल्यूबीसी। कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी और दूसरा डब्ल्यूबीसी। एक आरबीसी और दूसरा डब्ल्यूबीसी। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी मतलब सफेद रुधिर कणिकाएं। तो हमारे दो प्रकार के भी होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है आरबीसी, आरबीसी। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। लाल रुधिर कणिकाएं और सफेद रुधिर कणिकाएं, ये हमारे दो प्रकार कहते हैं। तो हमारा है रुधिर कितने प्रकार के होते हैं, दो मुख्य दो घटक होते हैं, प्लाज्मा होता है, एक रुधिर कणिकाएं होते हैं। और रुधिर कणिकाएं भी कितने होते हैं, दो भाग, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। यह रुधिर का लगभग कितना होता है, प्लाज्मा कितना होता है, यह रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग बनाने वाला हल्के पीले रंग का तरल माध्यम है या पदार्थ है। इसमें 90% जल होता है या CO2 भोजन के पोषक तत्वों और नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया का वहन करता है। किसका किसका करता है, उत्सर्जी पदार्थ हमारे यूरिया का वहन करता है। तो ये जो है रुधिर जितना हमारे शरीर में अगर 10 लीटर रुधिर है तो हमारा कितना होगा, उसका 55 या 60% भाग होगा हल्के पीले रंग बनने वाला, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। क्या है, पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ है। इसमें 90% जल होता है, इसमें 90% वाटर होते हैं। और ये CO2 भोजन के पोषक तत्व और नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों का वहन करते हैं। किसका वहन करते हैं, एक किसका किसका करेंगे, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। किसका करेंगे, प्लाज्मा किसका किसका करेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। किसका करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वहन करेगा। और दूसरा हमारा नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व, जैसे शरीर में पोषक तत्व हो गया, पोषक तत्व करेगा, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, पोषक तत्वों को वहन करेगा। और किसका वहन करेगा, और हमारा नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, यूरिया, इन सब का क्या करेगा, वाहन करेगा। इन सब का वाहन का कार्य करेगा, वाहन। करता है। किसका किसका प्लाज्मा किसका किसका वहन करेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों और यूरिया और ये 3 चीज का वहन करेगा। और ये हमारे प्लाज्मा का काम हो गया। प्लाज्मा में आप इतने लिख देंगे, ये रुधिर के लगभग 55 से 60% भाग हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, हल्के पीले रंग का होता है, और 90% इसमें जल होते हैं। और ये किसका किसका वहन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, भोजन में पोषक तत्व जो होते हैं उसका वहन करता है, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ जैसे यूरिया का वहन करते हैं। अब आते हैं हम रुधिर कणिकाएं के। रुधिर कणिकाएं हमारे कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक WBC होता है, एक RBC होता है। एक WBC होता है और एक क्या होता है? RBC होता है। RBC क्या है? इसमें देखो रुधिर कणिका के 2 भाग है। पहला क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं RBC, इनमें होमोग्लोबिन पाया जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन का वहन शरीर की कोशिकाओं तक करता है। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं क्या पाया जाता है? लिखना हो तो लिखिए, लाल रुधिर कणिकाएं हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए लाल रुधिर कणिकाएं RBC, इनमें होमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? होमोग्लोबिन। पहले ही बताया जा चुका है, इसमें क्या पाया जाता है? होमोग्लोबिन पाया जाता है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन का वाहन शरीर कोशिकाओं तक करते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन का वाहन शरीर की कोशिकाओं तक करते हैं। इसमें होमोग्लोबिन पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का पाया जाता है? होमोग्लोबिन पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं में होमोग्लोबिन पाया जाता है। चलिए हम लिख दे रहे हैं RBC। लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे हम क्या कहते हैं? RBC। किस नाम से जानते हैं? RBC, रेड ब्लड सेल। इसमें क्या पाया जाता है? होमोग्लोबिन पाए जाते हैं। RBC में क्या पाए जाते हैं? होमोग्लोबिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? होमोग्लोबिन पाए जाते हैं। और फेफड़ों से ऑक्सीजन का वहन शरीर के कोशिकाओं तक करते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और या फेफड़ों से ऑक्सीजन O2 का वाहन शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक करती है। यानी इसमें RBC में क्या पाया जाता है? इसमें होमोग्लोबिन पाए जाते हैं और ये फेफड़ों से ऑक्सीजन का वहन शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक करती है। हमारा ये होगा रुधिर कणिकाएं। अब दूसरा है WBC। क्या है? WBC में क्या है हमारे? ये शरीर के हानिकारक जीवाणु सब जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इसका कार्य क्या है? हमारा पोटेशियम का सफेद रुधिर कणिकाएं WBC व्हाइट ब्लड सेल, ये शरीर को हानिकारक जीवाणुओं से बचाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। यानी जो हमारे शरीर में हानिकारक जीवाणु होंगे उससे क्या होगी? बचाएगी और हमारा रोग
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। जैसे हमें शरीर में कोई रोग आ गया तो उससे लड़ने, शरीर को उस रोग से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ा देती है। किसका कार्य है? WBC का। कभी कभी WBC संख्या जब कम हो जाती है तो हमें क्या होते हैं, रोग हावी हो जाते हैं। जब रोग हावी हो जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, तो उससे फिर इलाज करके हम क्या करते हैं, WBC संख्या के काउंट को बढ़ाते हैं, तो फिर हमें उस रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर को बढ़ जाती है। तो हम इससे एक क्या करते हैं कि हमारा शरीर प्रोटेक्शन का कार्य करने का कार्य जो करती है WBC करती है। प्लेटलेट्स क्या करती है? प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर रक्तस्राव रोकती है। जैसे हमारे शरीर में चोट लग गई है तो ब्लड फ्लो होने लगा, ब्लड को रोकने के लिए जो प्लेटलेट्स है उस जगह थक्का बना देगी ताकि रक्त का स्राव रुक सके, रक्त बहने का फ्लो रुक सके। तो हमारे क्या तीसरा भाग भी होता है इसका, इस ब्लड के हमारे तीसरे भाग होते हैं। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स। हमने अभी दो रुधिर कण क्या बताया, WBC और RBC। तो तीसरा हमारा प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स इसलिए जैसे आप कोई एक्सीडेंट होगा, कुछ भी हो गया आपके शरीर में अचानक से और आपका ब्लड फ्लो होने लगा, तो उस ब्लड को रोकने का कार्य कौन करेगा? थक्का बना के प्लेटलेट्स करेगा। तो हमारे इसके 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से हुए? 3 भाग हुए। पहला हुआ रुधिर कण क्या, पहला RBC, दूसरा WBC, तीसरा प्लेटलेट्स है। ये 3 मुख्य भाग हुए इसके। और रुधिर के प्रमुख भाग प्लाज्मा और रुधिर कण क्या है? प्लाज्मा के बारे में हमने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड और भोजन, पोषक तत्व, नाइट्रोजन युक्त यूरिया जैसे उत्सर्जित पदार्थ का वहन करते हैं। रुधिर कण क्या है हमारा? RBC ऑक्सीजन का वहन करता है, WBC शरीर की रक्षा करता है, और प्लेटलेट्स हमारा जो है तीसरा भाग इसका, ये हमारे शरीर को चोट लगने पर इनका क्या होता है, रक्तस्राव को रोकते हैं। ये हमारे इसके मुख्य कार्य हो गए। अब हम बात करते हैं जैसे हमारे जो है संचरण तंत्र में मुख्य रूप से 3 भाग काम करते हैं। पहला हृदय है, दूसरा धमनी है, तीसरा सिरा है। तो हृदय हमारे शरीर में होता है और ये ब्लड को पंप करता है, और धमनी से हमारा ब्लड जाता है और सिरे से वापस आता है। तो ये हमारे पाइप की तरह कार्य करते हैं, और पंप कौन करता है? हृदय करता है। मानो हृदय सबमर्सिबल हो गया और धमनी और सिरे क्या हो गए? पाइप हो गए, ताकि हमारे शरीर से जो भी शरीर में ब्लड की आवश्यकता होती है हृदय तो पंप करने का करके उसको परिवहन कौन करेगा? धमनी और सिरा। धमनी और सिरा एक रोड की भांति कार्य करते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं। अगर इनमें कभी कभी बोर्ड एग्जाम में अंतर पूछ लेते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इससे अंतर पूछ लिया जाता है। अंतर क्या है? अंतर में हम लोग क्या बताएंगे? अंतर में पहला है कि धमनी, दूसरा है सिरा। दोनों के बीच अंतर देखा जाए तो विशेषताएं, पहला दीवाल भित्ति, दीवाल या भित्ति। तो अगर इनकी विशेषताएं देखा जाए तो इनमें क्या होगा? इसमें हमारे इसकी दीवार मोटी और अत्यधिक लचीली होती है। तो जो धमनी है इसकी दीवार मोटी और अत्यधिक लचीली होती है, इसकी दीवारें पतली और कम लचीली होती है। जो धमनी होती है इसकी दीवारें क्या होगी? अधिक मोटी और लचीली होगी, अधिक मोटी और लचीली होगी, अधिक मोटी और लचीली होगी, और इसकी दीवारें पतली और कम लचीली होगी। दूसरा है रक्त के प्रकार। तो धमनी क्या होती है? हृदय से शुद्ध रुधिर O2 युक्त को अंगों तक ले जाती है। यानी जो हमारी धमनी है शुद्ध रुधिर को जिसमें ऑक्सीजन युक्त होगा वो अंगों तक ले जाएगी। और इसका कार्य क्या? यह शरीर के अंगों से अशुद्ध रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को हृदय तक लाती है। जैसे हमने श्वसन बताया, श्वसन में हम लोग क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज शरीर कोशिकाओं ग्लूकोज से सक्रिय करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वो हमारे सिरा अशुद्ध रक्त के साथ मिलकर वापस लाती है। तो यह शरीर के अंगों को अशुद्ध रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय तक लाती है। एक काम कर क्या करें? धमनी से हमारे क्या करेंगे? जो ब्लड होंगे ऑक्सीजन युक्त तो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचेंगे, अंगों तक पहुंचेंगे। फिर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं के अंगों से हमारा अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हृदय तक पहुंचाएंगे। दबाव इसमें रक्त बहुत उच्च दाब पर होते हैं, हाई प्रेशर पर। जो धमनी में होते हैं इसमें रक्त बहुत उच्च दाब प्रेशर पर होते हैं, इसमें रक्त निम्न दाब लो प्रेशर पर होते हैं। यानी सिरा हमारे दाब का होता है लो प्रेशर पर होते हैं, और इसमें अधिक प्रेशर पर होते हैं। वाल्व की बात की जाए, इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते हैं, और इसमें रक्त को एक ही दिशा में रखने के लिए वाल्व पाए जाते हैं। इसमें हमारे क्या होते हैं? वाल्व नहीं पाए जाते, और इसमें इसलिए वाल्व पाए जाते हैं कि रक्त को एक ही दिशा में रखने के लिए वाल्व पाए जाते हैं। तो आप इसमें एक अपवाद भी है। क्या है? एक अपवाद है।
जो हमारा फुस्फुस धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, जो फुस्फुस धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, और जो फुस्फुस शिरा है उसमें शुद्ध रक्त होता है। ये हमारा अपवाद है। लास्ट पॉइंट नोट पॉइंट में जरूर लिखिए, अपवाद क्या है? फुस्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त ले जाती है, फुस्फुस धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है, फुस्फुस शिरा शुद्ध रक्त ले जाती है। ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है जो कि होता है। जबकि हम लोग कह रहे हैं धमनी हमारा ऑक्सीजन युक्त तो शुद्ध रक्त जाता है और शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन फुस्फुस धमनी एक ऐसा भाग है जिसमें हमारा अशुद्ध रक्त होता है, और फुस्फुस शिरा एक ऐसा भाग है जिसमें हमारा शुद्ध रक्त होता है। तो ये अपवाद है। नोट कर लीजिए इतना। चलिए नोट कर लिए। मानव हृदय, अब बात करेंगे मानव हृदय की। अपवाद अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए अपवाद। अपवाद वाद। अपवाद क्या है? फुस्फुस धमनी फुस्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होती है, जबकि फुस्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होती है। ये अपवाद है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हेडलाइट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अपवाद क्या है परिवहन तंत्र में, तो बताएंगे जो फुस्फुस धमनी है इसमें हमारा शुद्ध रक्त होता है, जबकि फुस्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। अब बात करते हैं मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। इसकी बात करते हैं। ह्यूमन हार्ट हमारे जो शरीर में रक्त पंप का कार्य करती है, रक्त क्या करती है? पंप करती है। तो इसमें जाके हम लोग देख सकते हैं हमारे हृदय एक पेशी अंग है। हमारे हृदय क्या है? एक पेशी अंग है जिसका आकार लगभग एक बंद मुट्ठी के आकार के बराबर होता है, एक बंद मुट्ठी के आकार के बराबर होता है। इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ये 6 नंबर पूछा गया था, मानव हृदय बताओ। तो उसमें पूछा गया था, इतना लिखेंगे, हमारा हृदय एक पेशी अंग है जिसका आकार लगभग एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है, यानी एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। दो ऊपर के 2 कोष्ठक बायां आलिंद और दायां आलिंद, ऊपर के 2 कोष्ठक बायां आलिंद और दायां आलिंद, एक बायां आलिंद होगा एक दायां आलिंद होगा। नीचे के 2 कोष्ठक एक बायां निलय दूसर का दायां निलय। इसमें क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते। ऊपर हमारे जो होते बायां आलिंद दायां निलय होता है, नीचे बायां निलय और दायां आलिंद होता है। हृदय के बाएं भाग में हमेशा शुद्ध O2 युक्त रुधिर बहता है। हृदय के बाहर वाले भाग में O2 युक्त रुधिर बहता है, जबकि बाएं वाले भाग में हृदय के बाएं वाले भाग में हमेशा शुद्ध रक्त O2 रुधिर बहता है, जबकि दाएं वाले भाग में अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है। दोनों रक्त आपस में न मिले इसके लिए बीच में एक मोटी पेशी दीवार होती है। हृदय के जो बाएं भाग है हमेशा उसमें बाएं तरफ शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त बहते हैं, जबकि दाएं वाले भाग में
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है। दोनों रक्त आपस में न मिले इसके लिए बीच में एक मोटी पेशी दीवार होती है। इतना अगर आप लिखते हैं तो आप हृदय के बारे में बेसिक जानकारी दे चुके हैं, बेसिक जानकारी दे चुके हैं। अगर हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट, तो इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हमारे 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। 4 चैम्बर। ये हमारा क्या है? ह्यूमन हार्ट। अगर इसको यहाँ दिखाना चाहे तो इसमें 4 चैम्बर होगा। ये हमारा क्या है? ह्यूमन हार्ट है। 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बायां आलिंद और दायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां आलिंद। तो बायां आलिंद और दायां आलिंद ये 4 चैम्बर हैं। बायां आलिंद और दायां आलिंद 4 चैम्बर हैं इसमें। और बायां निलय और दायां निलय ये हमारे इसके भाग होते हैं। तो हमारे कितने हो गए? 4 चैम्बर हो गए। और इसमें जो होते हैं बाएं तरफ, जो बाएं वाला भाग है हमारा, उसमें हमेशा क्या बहते हैं? शुद्ध रक्त बहते हैं जिसमें ऑक्सीजन युक्त होते हैं। और दाएं वाले भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होते हैं। तो बायां, देखो ऐसे कर सकते हैं, बायां आलिंद और बायां निलय में, बायां आलिंद और बायां निलय में शुद्ध रक्त होता है, दायां आलिंद और दायां निलय में अशुद्ध रक्त। तो बायां आलिंद बायां निलय में हमारे शुद्ध रक्त है और दायां आलिंद और दायां निलय में अशुद्ध रक्त ये होते हैं। तो हमारा इस प्रकार इनका गमन, देखो इसमें क्या होते हैं? शुद्ध रक्त होते हैं और अशुद्ध रक्त इसमें शरीर के अंदर, जो बाहर जा रहे हैं शुद्ध रक्त है, जो अंदर आ रहे हैं इसको थोड़ा हम नेक्स्ट डायग्राम में बताएंगे। इसको थोड़ा रिमूव करते हैं, इधर देते हैं। चलिए, ह्यूमन हार्ट ऐसे होता है हमारा, ऐसे होता है इस प्रकार। अगर इसे छोटा कर देते हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया? पर संचरण तंत्र की क्रियाविधि, क्रियाविधि क्या है इसके? फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त हुआ, फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त हुआ शुद्ध रुधिर फुसफुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में आता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा क्या है? उसमें शुद्ध रक्त होता है, अपवाद है नहीं, इसलिए फुसफुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में आता है, हृदय के बाएं आलिंद में आता है। बायां आलिंद सिकुड़ता है तो रक्त नीचे बाएं निलय में चला जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर फुसफुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में आता है। बायां आलिंद सिकुड़ता है, बायां आलिंद क्या होता है? सिकुड़ता है, नीचे बाएं निलय में चला जाता है, नीचे बाएं निलय में चला जाता है। जब बायां निलय तेजी से पंप करता है, जब बायां
निलय तेजी से पंप करता है तो यह शुद्ध रक्त, यह शुद्ध रक्त मुख्य धमनी, यह शुद्ध रक्त मुख्य धमनी यानी महाधमनी द्वारा शरीर के सभी अंगों कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त रुधिर फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में आता है। फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बायां आलिंद में आता है। बायां आलिंद क्या करता है, इससे पंप करता है, सिकुड़ता है, तो जिससे क्या होती है, पंप होती है। सिकुड़ता है क्या होती है, पंप होती है, तो रक्त नीचे बाएं नीले में चला जाता है। जब पंप होगा तो हमारा बाएं आलिंद से बाएं नीले में चला जाएगा। हमारा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है क्या करेगा, बायां फुफ्फुस सीरम होगा, फुफ्फुस सीरम होगा, फुफ्फुस सीरम होते हुए बाएं आलिंद में आता है, फुफ्फुस सीरस द्वारा बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद क्या करे, पंप करेगा तो सिकुड़ेगा, तो रक्त नीचे बाएं नीले में चला जाएगा। जब बाएं नीले में तेजी से पंप करता है, जब बाएं नीले हमारा तेजी से पंप करेगा, अभी तो आलिंद पंप किया, आलिंद क्या सिकुड़ा, अब बाएं नीले जब पंप करेगा तो बाएं नीले तेजी से पंप करता है, तो यह शुद्ध रक्त मुख्य धमनी यानी महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। और हमारा कोशिका में ऑक्सीजन, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होने के बाद, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होने के बाद बना कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त मुख्य शिराओं द्वारा हृदय के दाएं आलिंद में लाया जाता है, हृदय के दाएं आलिंद में लाया जाता है। कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन का उपयोग हो जाएगा, ऑक्सीजन का मतलब शोषण हो जाएगा, ऑक्सीजन के उपयोग हो जाएगा, तो हमारे क्या बनेगा, श्वसन प्रक्रिया में क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वही कह रहा है कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होने के बाद, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होने के बाद बना कार्बन डाइऑक्साइड हमारा शिराओं द्वारा हृदय के दाएं आलिंद में आएगा। बना कार्बन डाइऑक्साइड को शिराओं के द्वारा दाएं आलिंद में आएगा, कोशिकाओं के द्वारा कहाँ आएगा, दाएं आलिंद में आएगा। कहाँ आएगा, दाएं आलिंद में आएगा। तो जो हमारा शरीर के कोशिकाएं हैं उस शरीर ऑक्सीजन का उपयोग कर लेंगे, तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हमारा शिराओं से होता हुआ हृदय के दाएं आलिंद पहुंचेगा, शिराओं से होता हुआ हृदय के दाएं आलिंद पहुंचेगा। दायां आलिंद सिकुड़ने पर या अशुद्ध, दायां आलिंद सिकुड़ने पर, दायां आलिंद सिकुड़ने पर या अशुद्ध रक्त दाएं निलय में जाता है और दायां निलय इस फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में भेज देता है। नोट करिए इतना। नोट हो गया। जैसे इसमें कह रहा है, जैसे हमने उधर देखा कि सिकुड़ने पर हमारा क्या होता है कि सीरस से रक्त कहाँ चला जाता है, सीरस होते हुए कहाँ जाता है, बाएं आलिंद में क्या जाता है, बाएं आलिंद में आता है। फिर बाएं आलिंद से पंप होता है तो कहाँ चला जाता है, नीले में चला जाता है। जब नीले पंप करता है तो हमारा कहाँ चला जाता है, शरीर के धमनी में। उसी प्रकार जब हमारा ये आता है तो दाएं आलिंद क्या होगा, सिकुड़ेगा तो अशुद्ध रक्त दाएं नीले में जाता है। दायां आलिंद सिकुड़ेगा तो रक्त कहाँ जाएगा, दायां नीले में जाता है और दायां नीले इससे फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में भेजता है। तो दायां आलिंद जो है, दायां नीले, दायां आलिंद से हमारा कहाँ चला गया, दायां आलिंद से हमारा कहाँ चला गया, दायां नीले में आ गया। अब दायां नीले जब फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, दायां नीले फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में भेज देता है। तो दायां नीले, दायां नीले किसके माध्यम से, ध्यान दो, दायां नीले किसके माध्यम, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में भेजता है। अब बताओ ये जो है ये अशुद्ध रक्त है ना, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त, और कहाँ जा रहा है, फुफ्फुस धमनी में। इसीलिए कहते हैं फुफ्फुस धमनी हमारा क्या है, फुफ्फुस धमनी क्या है, हमारा अपवाद है, इसमें शुद्ध अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, वैसे सभी धमनी में शुद्ध रक्त होते हैं, लेकिन जो हमारा फुफ्फुस धमनी है तो हमारे क्या होता है, दाएं आलिंद से पंप करता है, दाएं नीले में जाता है, दाएं नीले से होते हुए फुफ्फुस धमनी से हमारे हृदय में, वो फेफड़ों बल्कि फेफड़ों में भेज दिया जाता है, फेफड़ों में चला जाता है। तो इस प्रकार तो अपवाद हमारे क्या है, यहाँ है कि हमारे सीरा द्वारा, सीरम क्या होते हैं, अशुद्ध रक्त होते हैं, जबकि यहाँ क्या है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त। ये क्या है हमारा
शुद्ध रक्त हो गया। तो शुद्ध रक्त कहा जा रहा है फुसफुस शिरा में, इसी प्रकार हमारा अशुद्ध रक्त फुसफुस धमनी में जा रहा है। तो हमारे अपवाद हैं, तो हमारे क्या है, ये अपवाद हैं। अब ये क्या है, मनुष्य परिसंचयन तत्व क्या है, दोहरा परिसंचयन तत्व। मनुष्य परिसंचयन तत्व जो होता है दोहरा परिसंचयन तत्व होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों होता है, मनुष्य कशेरुकी जीवों में एक पूरे चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है। मनुष्य कशेरुकी जीवों में एक पूरे चक्र में 2 बार गुजरता है, एक बार शुद्ध रूप से और एक बार अशुद्ध रूप से। एक बार शुद्ध रक्त जाएगा, धमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त जाएगा और शिरा के माध्यम से अशुद्ध रक्त जाएगा। तो क्या है, 2 परिसंचयन तत्व हो गए, 2 बार आ जा रहे इसलिए दोहरा परिसंचयन तत्व बोलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि शुद्ध रक्त धमनी के माध्यम जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, दायां आलिंद से दायां निलय, दायां आलिंद से होते हुए हमारे कहा जाता है सीरस होते हुए कहा जाता है दायां आलिंद में जाता है, सीरस होते हुए दायां आलिंद। तो जो फुसफुस शिरा है वही अपवाद है। तो फुसफुस शिरा हमारा शुद्ध रक्त होता है और फुसफुस धमनी में अशुद्ध होता है। हमारे 2 बार गुजरते हैं। नोट, निलय की दीवारें आलिंद की तुलना में अधिक मोटी होती है। निलय की दीवारें आलिंद की तुलना में अधिक मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अत्यधिक दाब साथ रक्त पंप करना होता है। बाएं निलय की दीवारें सबसे मोटी होती हैं। निलय की दीवारें आलिंद की तुलना में अधिक मोटी होते हैं। निलय क्या होगा, इसके फुसफुस शिरस हमारा आलिंद में आएगा। आलिंद जब पंप करेगा तो हमारे कहाँ पहुंचेगा, निलय जब पंप करेगा तो शरीर के धमनी महाधमनी तक पहुंचेगा, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अत्यधिक दाब के साथ रक्त पंप करना होता है। बाएं निलय की दीवारें सबसे मोटी होती है। बाएं निलय की दीवारें सबसे मोटी, जो बाएं निलय है यही हमारे जब ये पंप करेगा तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या होगा, रक्त पहुंचेगा। तो हमारे क्या होगा, निलय क्या होते हैं, आलिंद के अपेक्षा में मोटे होते हैं। निलय की दीवारें आलिंद की तुलना में अधिक मोटी होती है। हमारा ऐसे कर सकते हैं, हमारे क्या होते हैं, इसके माध्यम से हमारे क्या होते हैं, शिरा के माध्यम से रक्त कहाँ पहुंचता है, आलिंद में। शिरा के माध्यम से रक्त कहाँ पहुंचता है, आलिंद में। शिरा के माध्यम से रक्त कहाँ पहुंचता है, आलिंद में। शिरा के माध्यम से रक्त पहुंचेगा आलिंद में। आलिंद जब पंप करेगा तो बायां आलिंद पंप करेगा तो बायां निलय पहुंचेगा। बायां निलय जब पंप करेगा तो ये पहुंचेगा धमनी महाधमनी में। अब ये कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बचे। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध युक्त अशुद्ध रक्त हमारे क्या होगा, ये हमारे दाएं आलिंद में आएंगे। दाएं आलिंद जब सिकुड़ेगा तो अशुद्ध दाएं निलय में चले जाएंगे। दाएं निलय हमारे फुसफुस धमनी होते हुए ये फेफड़ों में पहुंचा देगा। ये हमारे इसके भाग है। और अगर बात की जाए दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र हमने यहाँ देख लिया। दोहरा क्या, एक बार शुद्ध रक्त जाता है, एक बार अशुद्ध रक्त वापस आता है। एक बार शुद्ध रक्त जाता है, एक बार अशुद्ध रक्त वापस आता है। तो हमारे क्या है, ये 2 बार जाते, एक रास्ते से क्या होते हैं, शुद्ध रक्त जाता है, एक रास्ते से वापस आता है। धमनी से शुद्ध रक्त जाता है और शिरा से अशुद्ध रक्त वापस आता है। अगर बात की जाए जो फुसफुस शिरा है, इसी से हमारा शुद्ध रक्त जाता है, तो अपवाद है। और जो फुसफुस धमनी है इसके माध्यम से हमारा रक्त कहाँ तक, फेफड़े में आता है, तो ये हमारा अपवाद है। तो फुसफुस शिरा से रक्त कहा जाता है दाएं आलिंद और दाएं निलय में, और फुसफुस धमनी के माध्यम से हमारा अशुद्ध रक्त फेफड़े में पहुंचता है। ये क्या है, अपवाद है। रक्त का जमना, हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिकाओं में रक्त हिपरीन नामक पदार्थ उपस्थित के कारण नहीं जमता है। तो हमारे शरीर में रक्त का न जमना, रक्त क्यों नहीं जमता है, जैसे हमारे शरीर में रक्त पंप कर रहा है तो जम भी सकता है, जमता क्यों नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, हेपरिन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण यह नहीं जमता है। रक्त नहीं दबाव करता है, ठीक है, रक्त नहीं जमता है, रक्त दबाव नहीं होता है। तो हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिकाओं में रक्त हिपरीन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। रक्तदाब क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, जैसे हम लोग जाते हैं
चेक कराते हैं ब्लड प्रेशर, तो हमारा क्या होता है, धमनी और शिरा का माप बताता है। इसका होता है MMHg होता है, MMHg होता है। तो रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं विशेष का धमनी की दीवारों पर लगाए गए दाब, रक्त रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं विशेष का धमनियों की दीवारों पर लगाए गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं। यानी धमनियों द्वारा दीवारों पर दबाव लगता है उससे रक्त दबाव कहते हैं। इससे स्फिगोनोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। तो जो हम यंत्र होता है बीपी चेक करने का, उसका नाम क्या है, स्फिगोमैनोमीटर। इससे द्वारा नापा जाता है। एक समान स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब 120 और 80 mm होता है, Hg होता है। ए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, मानव रक्तदाब कितना होता है, मानव रक्तदाब कितना होता है। ऑप्शन उसमें ए था 120 80 mm। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। MMHg होता है। 120 किसका, धमनिक होता है। जो 120 है किसका है, धमनिक है। और जो 80 है, 120 धमनिक है, जो 80 है शीरक है। किसका है, शीरक होता है। ये क्या है, शीरक होता है। इतना नोट कर सकते हैं। तो हमने दोहरा संचरण तंत्र क्यों कहते हैं, दोहरा पर संचरण तंत्र क्यों कहते हैं, डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, रक्त का न जमना क्यों होता है, रक्तदाब क्या है, इन 3 चीजों के बारे में हमने देखा। 3 चीजों के बारे में हमने देखा। अब हमारे इसमें एक टॉपिक और आता है। इसमें आता है हमारा उच्च परकुंचन दाब क्या है। उच्च परकुंचन दाब क्या है, उच्च परकुंचन दाब तो लिख सकते हैं, जब हृदय सिकुड़ कर रक्त बाहर भेजता है इससे अधिक होने पर हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब 120 जब हृदय सिकुड़ कर रक्त बाहर भेजता है इससे अधिक होने पर हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी 120 से अधिक हो गए तो इसे क्या कहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। क्या कहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। जब हृदय सिकुड़ कर रक्त बाहर भेजता है इससे अधिक होने पर हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो 120 से अधिक हो तो हाई ब्लड प्रेशर। और निम्न आशीतलन दाब 80 mm। जब हृदय शिथिल अवस्था में होता है तो इससे कम होने पर ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी जब 80 से कम हो जाएगा तो इसे कहेंगे लो ब्लड प्रेशर। क्या कहेंगे, लो ब्लड प्रेशर। यानी 80 से कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर, 120 से अधिक हुआ तो हाई ब्लड प्रेशर। 120 से अधिक हुआ तो हाई ब्लड प्रेशर, 80 से कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर। ये हमारे होते हैं। अगर बात की जाए, अगर एग्जाम में ह्यूमन हार्ट अगर छापने का आ जाए तो आप लोग ऐसे छाप सकते हैं, ऐसे। हमारा क्या है, ह्यूमन हार्ट। हमारा क्या है, ह्यूमन हार्ट। इसके 4 चैम्बर होते हैं और 4 चैम्बर होते हैं। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। जैसे यहाँ पढ़ा गया इसके कितने होते हैं, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, बायां आलिंद, बायां बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। इसके 4 भाग हैं। तो इसी प्रकार 4 चैम्बर होते हैं। हमारे इसमें देखो 4 दिख रहे होंगे। दायां आलिंद, दायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। देखो ये दायां आलिंद,
ये हमारा क्या है, इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा दायां आलिंद है, ये हमारा दायां आलिंद है, दायां आलिंद और दायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, बायां दायां आलिंद दायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां बायां निलय। तो हमारे क्या है, राइट एट्रियम मतलब दायां आलिंद, राइट एंट्रिकल्स मतलब दायां निलय, लेफ्ट एट्रियम मतलब बायां आलिंद और लेफ्ट वेंट्रिकल्स मतलब बायां निलय। ये हमारे 4 भाग होते हैं। अब हमारे क्या होते हैं, इससे होते जब ये क्या होता है तो ये क्या होते हैं, दायां आलिंद से होते हुए हमारे क्या करते हैं, जब ये पंप करते हैं शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं निलय। जब ये निलय पंप करेगा तो हमारा बायां, जब बायां निलय पंप करेगा शरीर के विभिन्न अंगों तक ये क्या होता है, रक्त पहुंचते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन हार्ट, इसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इसकी। ह्यूमन हार्ट, इन सब इसके पार्ट हैं। इसका आकार किसके तरह होता है, बंद मुट्ठी की तरह होता है। किस तरह होता है हृदय का आकार, बंद मुट्ठी की तरह होते हैं। इसके 4 चैम्बर होते हैं, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। हमारा इसका ड्राइंग भी बनाना ही उतना इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग इसका प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा इस तरीके से। डायग्राम मैं हिंदी मीडियम का डायग्राम यहाँ ढूंढ रहा हूँ, मिले तो दिखा दूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए
ऐसे डायग्राम आप लोग एग्जाम बना सकते हैं, इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरीके का डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पादपों में परिवहन की बात करते हैं। पौधों में कैसे होता है, पौधों में परिवहन कैसे होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। पौधों में परिवहन, पौधों में परिवहन कैसे होता है। पौधों में परिवहन, पौधों में पानी, खनिज और भोजन के वाहन के लिए दो प्रकार जटिल अस्थायी ऊतक पाए जाते हैं। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम क्या है, इसमें दो ऊतक पाए जाएंगे। पौधों में कितने पाए जाएंगे, दो। एक जाइलम पाया जाता है, एक फ्लोएम पाया जाता है। एक जाइलम पाया जाता है, एक फ्लोएम पाया जाता है। दो इसके मुख्य भाग है। जाइलम का क्या करता है, नीचे जो पोषक तत्व होंगे तो हमारे जड़ों के माध्यम तक पहुंचाता है, एक दिशीय होते हैं। जबकि फ्लोएम हमारा बाई डायरेक्शन होता है, ये ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे जा सकते हैं। यहाँ हम लोग ऐसे ले सकते हैं, यहाँ या ऊतक जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधों के ऊपरी भाग, तना, पत्तियों, फूल तक पहुंचाता है। तना, पत्तियों, फूल तक पहुंचाता है। जाइलम में परिवहन हमेशा नीचे से ऊपर होता है, यानी एक दिशीय। जाइलम हमारा क्या करता है, अवशोषित जल और खनिज लवण को पौधे के ऊपरी भाग, तना, पत्तियों, फूल तक पहुंचाता है। जाइलम परिवहन हमेशा एक नीचे से ऊपर होता है, इसलिए एक दिशीय कहते हैं। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम या ऊतक पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बने भोजन, शर्करा, सुक्रोज को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम में भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं, ऊपर और नीचे होता है, इसलिए इसे द्विदिशीय कहते हैं। जिसका स्थानांतर कहते हैं, जिसका क्या कहते हैं, स्थानांतर कहते हैं। यानी जो हमारे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन मतलब प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को हमारे एक पौधों के विभिन्न भागों, ऊपर हो या नीचे हो, पहुंचाता है। कौन क्या करता है, फ्लोएम का करता है। तो इसलिए दो दिशीय होता है। जाइलम और फ्लोएम समझ में आ गया, दोनों अंतर समझ में आ गया। जैसे वहां हमने धमनी और सिर पढ़ा, धमनी और सिर, धमनी क्या कहता है, शुद्ध रक्त ले जाता है और सिर अशुद्ध रक्त। उसी प्रकार जाइलम क्या कहता है, दिशीय होता है, जमीन से जल और खनिज लवण पत्तियों, फूलों तक, तना तक ले जाएगा। और फ्लोएम जो होता है, जो बना हुआ भोजन है ग्लूकोज, उसको शरीर के विभिन्न मतलब पौधों के विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाने का करता है, इसलिए दो तरह से होता है। जल का परिवहन कैसे होता है, जल का परिवहन कैसे होता है, मूल दाब, रूट प्रेशर, मूल दाब, रूट प्रेशर। तो कैसे क्या है रूट प्रेशर, मिट्टी और जड़ रोमों के बीच आयनों की सांद्रता के कारण पानी जड़ों में प्रवेश कर जाता है। मिट्टी और जड़ रोमों के बीच, मिट्टी और जड़ रोमों के बीच आयनों की सांद्रता के कारण पानी जड़ों में प्रवेश कर जाता है। मिट्टी और जड़ रोमों के बीच, मिट्टी और जड़ रोमों के बीच, मिट्टी और जल रोमों के बीच, जड़ रोमों के बीच, जड़ रोमों के बीच अधिक आयनों, अधिक के बीच अधिक आयनों की सांद्रता के कारण पानी जड़ों में प्रवेश कर जाता है, पानी जड़ों में प्रवेश कर जाता है, पानी जड़ों में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। पानी कहाँ प्रवेश कर जाता है, जड़ों में। इतना नोट कर सकते हैं। वात में उत्सर्जन क्या है, वात में उत्सर्जन, वात में उत्सर्जन देखिए, जब हमारे क्या होते हैं, जब भोजन प्रकाश, पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो हमारे क्या ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। उसके साथ हमारा भाप के रूप में जल बनता है, भाप के रूप में H2O भी बनता है। तो वही कह रहा, पत्तियों में
वाष्पोत्सर्जन के कारण ऊपरी भाग में पानी की कमी हो जाती है, जिससे नीचे से पानी ऊपर की ओर खींचता है। यही बल ऊंचे पेड़ों में जल को ऊपर पहुंचाने में सहायक करता है। तो ये क्या करता है कि देखें, पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसके कारण ऊपरी भाग में पानी कमी हो जाती है। जब दिन होगा तो क्या होंगे, जमीन से जल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बनाते हैं भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बनाते हैं। तो वाष्पोस्टोमेटा हमने पढ़ाया था पौधों के पोषण के बारे में, जब हमने बताया था वहां बताया था। तो इसमें क्या होता है, ऊपर जल कमी होती रहती है, तो अब क्या करेगा, नीचे से जल खींचेगा, जड़ों से जल खींचेगा। इसी को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। समझ में आ गया। वाहन परिवहन शेष भाग पौधों में भोजन का हस्तांतर, भोजन एवं अन्य पदार्थों का हस्तांतर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बने घुलनशील खाद्य पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बने घुलनशील खाद्य पदार्थ ग्लूकोज, सुक्रोज का पौधों के अन्य सभी भागों, जड़ों, फलों, बीजों, वृद्धि वाले अंगों तक पहुंचाना हस्तांतरण कहा जाता है। तो हस्तांतरण क्या है, इसका जो हमारा क्या है कि पत्तियों में हमारा तो ग्लूकोज बन गया, अब इस पौधों के अन्य सभी भागों, जड़ों, फलों, बीजों तक पहुंचाना और वृद्धि करना क्या कहलाता है, हस्तांतरण कहता है। मुख्य ऊतक यह कार्य फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। किसके कारण होता है, फ्लोएम। अभी हमने बताया फ्लोएम के घटक। फ्लोएम मुख्य रूप से चलनी नलिका और सहचर सहायक कोशिकाओं की मदद से पदार्थों का हस्तांतरण करता है। किसके माध्यम से, फ्लोएम मुख्य रूप से चलनी नलिका और सहचर सहायक कोशिकाओं द्वारा हस्तांतरण मदद करता है। यानी इसके माध्यम से हमारे जो ग्लूकोज बने हैं, भोजन बने, वो शरीर मतलब उसके पौधे के सभी भागों तक पहुंचते हैं। परिवहन की दिशा, परिवहन दिशा, जाइलम दिशा क्या होती है, अभी हमने बताया जाइलम दिशा होती है यूनिडायरेक्शन। जाइलम क्या होती है, जाइलम के विपरीत फ्लोएम में परिवहन उपरिमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशा में होते हैं। जाइलम हमारा एक दिशा होता है, जबकि इसमें क्या होते हैं, फ्लोएम हमारा क्या होता है, मल्टीपल दिशा में होते हैं। फ्लोएम फ्लोएम का कार्य है जो हमारा भोजन बना है ग्लूकोज उसके पौधों के विभिन्न भागों तक, जड़, तना, फलों तक पहुंचाना और उनका विकास करने का होता है, इसलिए बाई डायरेक्शन में होते हैं, बाई डायरेक्शन में होता है। ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता क्या है, भोजन का हस्तांतरण एक सक्रिय प्रक्रिया है। भोजन का हस्तांतरण एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उपयोग होता है। किसके रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा का उपयोग होता है। ऐसे आप वृक्ष बनाएंगे, इससे बनाएंगे जलवाष्प से, नीचे से क्या लेंगे, एक वृक्ष वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति, तो हमारे क्या होगा कि नीचे जल लेगा और ऊपर वाष्पोत्सर्जन होकर जल बाहर निकलता चला जाएगा। तो आप जाइलम और फ्लोएम का भी डायग्राम बना सकते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन और भोजन का परिवहन इस प्रकार होता है। तो आज की क्लास में हमने परिवहन सिस्टम देखा, मानव और पौधों को देखा, दोनों को देखा। अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम फ्लोएम के बारे में भी हमने चर्चा की है। इसमें जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है, दोनों के बारे में हमने यहाँ पर देखा है। जाइलम हमारा एक डायरेक्शन में होता है, जबकि फ्लोएम हमारा दो डायरेक्शन में होता है। जाइलम एक डायरेक्शन और ओ दो डायरेक्शन। तो हमारा क्या है, चलिए तो इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हालांकि सब चीज समझाने का इसमें प्रयास किया गया है, तो आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। इसका नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पे जाइए, वहां इसका नोट्स मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग बताएंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीशन सिस्टम ये क्या है, इसके बारे में कल चर्चा होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।